हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्क्वायर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में बढ़िया तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम 3 चैप्टर्स क्लास 12 के कर चुके हैं। अब हमने करना है चैप्टर नंबर 4 अपनी क्लास 12 का बिजनेस का, जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग को। तो बच्चों, आप ऑर्गेनाइजिंग से क्या समझते हो? ऑर्गेनाइज करना, हम कहते हैं कि भाई अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखो। तो आप उससे क्या समझते हो? इसका मतलब है कि आपको अपनी चीजों को सही ढंग से, सही जगह पे, सही टाइम पे रखना है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अरेंजमेंट्स ऑफ एवरीथिंग इन एन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो भी रिसोर्सेज है उसको आप इतने अच्छे से यूज कर पाओ और उसको बहुत अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज कर पाओ। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ, दोबारा से देखेंगे। एक अरेंजमेंट है हर एक चीज का, किसमें? ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में, ताकि रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सके। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कैसे किया जा सकता है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अलग अलग एक्टिविटीज को क्या करना है, आपको ग्रुप करना है अलग अलग तरीके से। एक साथ आपको फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज लाने हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रिलेशंस बना सको उनके बीच, जो कि एसेंशियल है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए। मतलब बेसिकली आपको हर काम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्डरली फॉर्म में लगाना है, जिससे कि आपका काम बहुत एफिशिएंटली हो सके। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एफिशिएंटली, लास्ट क्लास में नहीं, पिछले चैप्टर्स में हमने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली में डिफरेंस समझा था, है ना? आज दोबारा समझा देती हूँ एक बारी। अगर कोई भी काम हम एफिशिएंटली कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, काम को पूरा तो कर रहे हैं, पर लेकिन किसके उस पे कर रहे हैं? कॉस्ट के बेसिस पे, कि भाई कॉस्ट हमें बचानी है। और अगर मैं एफिशिएंटली कर रही हूँ तो दैट मीन्स टाइम बचाना है। तो ये दो कंसेप्ट है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, के आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाओ भाई, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उनके सबके डिमेरिट्स, मेरिट्स, मतलब प्रोसेस, ये सब हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या करना है मेरे को? सिमिलर जॉब्स को ग्रुप करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ताकि क्या हो सके, बहुत अच्छे से काम हो सके। नेक्स्ट उसका टाइप है हमारा, कुछ ऑर्गेनाइजिंग के टाइप्स हैं, फंक्शनल और डिविजनल। तो ये दोनों कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से भी पूरा समझाऊंगी। फंक्शनल मतलब कि किस पे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क, या आप किस, अगर आप कोई भी चीज बांट रहे हो तो किसके बेसिस पे बांट रहे हो? किसके बेसिस पे बांट रहे हो? नेचर ऑफ वर्क, कि भाई काम का नेचर कैसा है, किस तरीके का काम है। डिविजनल बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, मतलब डिविजनल हम किसके उस पे बांटते हैं? बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, कि हमारे कितने कितने प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। तो ये टॉपिक हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। अब रिलेशनशिप की बात करें अगर, तो इसका मतलब है रिश्ते बनाना, बट यहाँ पे वो वाले रिश्ते नहीं है। रिलेशंस मतलब रिपोर्टिंग रिलेशन, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब कौन किसको जाके जवाब देगा, है ना? तो ये कौन करता है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करता है, एस्टेब्लिश करता है रिपोर्टिंग रिलेशन, की भाई क्लियर स्ट्रक्चर बताना है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ताकि एक अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन बना रहे। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और वर्क को डिवाइड करना है। टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे स्मॉल स्मॉल जॉब्स में, जो कि क्या होगा, स्पेशलाइजेशन और स्मूथ फंक्शनिंग में काम करेगा। अगर हम किसी एक बंदे को सारा का सारा काम दे देंगे, किसी एक पर्सन को सारा का सारा काम दे देंगे, उससे क्या होगा, वो एक भी चीज अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या काम है हमारे पास और किस तरीके से हमें बांटने हैं, ताकि काम अच्छे से हो पाए। उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फिर मैं क्या करूंगी? ड्यूटीज को असाइन करूंगी, कि ठीक है, अब मुझे पता चल गया किसके पास कौन से काम होने चाहिए और हमारी कंपनी में काम कितना है। उसके बाद मैं सबको क्या करूंगी? स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ड्यूटीज प्रोवाइड करूंगी। हर एक इंसान को क्या मिलेगा? जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये हमने क्या पढ़ा? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर 4 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एंड देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट मीन्स अडेप्टेशन टू चेंज। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज की खासियत या फिर कोई चीज क्यों जरूरी है ना?
तो ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले अडेप्टेशन टू चेंज, किसी भी चेंज को अडेप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से चेंजेस आते हैं बहुत आसानी से किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, एज पर नीड हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट क्विकली। मतलब अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप उसको आसानी से अडेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियस ही बात है, अभी हमने प्रोसेस में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, हर एक की स्किल्स के अकॉर्डिंग छोटे छोटे काम सबको डिवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है स्पेशलाइजेशन। हर एक को काम किसके अकॉर्डिंग मिलता है, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलता है, क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग मिलता है, जिससे वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक स्पेशलाइजेशन आती है काम में। नेक्स्ट है मेरा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। जैसा कि मैंने फिर से प्रोसेस में पढ़ाया था कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब कौन किसको जवाब देगा किस बात का। तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग लाइंस, ये सब क्या होती हैं, क्लियर हो जाती हैं। कंफ्यूजन को वो खत्म कर देता है और कोऑर्डिनेशन को वो इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट है मेरा इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है, मतलब जो भी सिमिलर जॉब्स हैं, एक तरीके की जॉब्स हैं, सबको एक ग्रुप में डाला जाएगा ताकि मैनेज करना और कोऑर्डिनेट करना इजी हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप काम इस तरीके से कर रहे हो कि आप छोटे छोटे काम सबको बांट रहे हो स्किल्स के अकॉर्डिंग, सब चीजें हो रही हैं, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बट रहे हैं, ग्रुप में सारा काम हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, रिसोर्सेज बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो पाएंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का। जॉब डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हट जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मीन्स अगर मेरी कोई फर्म है तो उसमें अगर मुझे पता है कि मैंने सबका काम बांट दिया तो उससे क्या होगा, कोई भी वर्क दो बारी नहीं होगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कोई भी वर्क दो बारी होना, तो इससे क्या होगा, कोई भी काम दो बारी नहीं होगा, वेस्टेज कम होगी और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाएंगे। फिर उसके बाद है एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। मतलब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब जो काम कर रहा है उसका भी डेवलपमेंट होगा। डेलीगेशन ऑफ वर्क बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड्स मैनेजरियल स्किल्स अमंग लोअर लेवल मैनेजर्स। जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनका भी मोरल डेवलप होता है, उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है जब हम क्या करते हैं, डेलीगेशन ऑफ वर्क, मतलब वर्क उनसे करवाते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? ये थी 6 इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर आपको ये पता होगा कि हमारे पास जॉब्स कितनी हैं, हमें किसको क्या काम देना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब वो फ्रेमवर्क जो डिफाइन करेगा क्या रोल होगा आपका, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अलग अलग लेवल्स पे। ठीक है, ये दिखाता है कि टास्क को आप कैसे मैनेज करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से क्या होता है, इफेक्ट इट्स लेंथ, मींस आपका जो स्ट्रक्चर है वो लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है और छोटे टाइम के लिए भी हो सकता है। अगर नैरो स्पैन है मींस अगर कम टाइम के लिए है तो टॉल स्ट्रक्चर बनेगा, और वाइड स्पैन है तो फ्लैट स्ट्रक्चर बनेगा। हमें इन दोनों चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, तो सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर्स एंड टॉल स्ट्रक्चर। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आता ही आता है, 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क पर, लेकिन ये पेपर में आएगा हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो इसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला है मेरा फंक्शनल। दो तरीके के हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल, मैंने पहले बताया अभी। तो फंक्शनल मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर में जितनी भी जॉब्स हैं रिलेटेड टू सम कॉमन फंक्शंस आर पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल हमारी कोई फैक्ट्री है, क्लोथिंग फैक्ट्री है, उसके अंदर जितनी भी जॉब सेम काम से रिलेटेड होंगी उसको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा ताकि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सके। यहाँ पे मैं सिर्फ वन प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैक्ट्री जो है मेरी अलग अलग चीजों की है, प्रोडक्ट तो सिर्फ एक ही है। क्या फायदे हैं, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज आराम से देख सकते हैं। स्पेशलाइजेशन है, हर एक को काम हम किसके अकॉर्डिंग देंगे, स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग। मैनेजरियल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, मतलब मैनेजर्स भी और अच्छे से काम कर पाएंगे। इफेक्टिव ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके कुछ नुकसान भी हैं, देखो जो चीज के फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। अब इसके नुकसान क्या है,
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो सोच लिया काम उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो डिपार्टमेंट का गोल है वो सुपीरियर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब अगर आपने किसी चीज को, किसी एक पर्टिकुलर काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, तो हर कोई सोचेगा हमारा डिपार्टमेंट ऊपर रहना चाहिए और हमारे डिपार्टमेंट का ही काम अच्छा होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक गोल है ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो किसमें चेंज हो जाता है, वो डिपार्टमेंटल गोल्स में चेंज होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा करेगा। कोई ये नहीं सोचता कि जब हम पूरा एक यूनिट मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा होगा, जिससे हमें प्रॉफिट होगा। पर लेकिन इसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और डिपार्टमेंटल गोल्स हो जाते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब इसमें क्या होता है, जवाबदारी कम हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी, तो इसके अंदर जवाबदारी कम है। पर पर्सन जवाब नहीं लोगे आप किससे, पर डिपार्टमेंट जवाब लिया जाएगा। तो ये था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और उस डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर सॉर्ट ऑफ जॉब्स को डालते हैं, तो सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है। मोर देन वन प्रोडक्ट, हम पहले बात कर रहे थे सिर्फ एक प्रोडक्ट की, इसके अंदर मेरे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, स्टार्ट करती है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना, तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं एक डिपार्टमेंट में। दैट मीन्स अगर मान लो मेरा ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट था, तो मैंने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसके काम बांट दिए। फर्स्ट डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड एंड फोर्थ डिपार्टमेंट। ये मैंने किसकी बात करी, फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करी, जो मैंने समझाया था, जिसमें एक ही हमारा क्या होता है, डिपार्टमेंट, मतलब एक ही प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डिविजनल की, तो डिविजनल के अंदर क्या होगा, देखो इधर डिविजनल के अंदर प्रोडक्ट मेरे तीन चार है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वन प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट और थ्री प्रोडक्ट, और सबके मैंने क्या करने हैं, डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए हैं। तो एक बेसिक सा फर्क क्या आया कि इसके अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट में मैं काम कर रही हूँ और उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट में काम कर रही थी। इसका एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट अलग, इसका डिपार्टमेंट अलग और इसका डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी काम एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। तो क्या फायदे हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग ली जाती है क्योंकि हर कोई इंटरडिपेंडेंस में बिलीव कर रहा है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इजीली ट्रेस की जा सकती है, कौन किसको जवाब देगा। इससे क्या होता है, एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इसके अंदर चाहिए, ये इसका ड्रॉबैक है। आप अगर किसी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हट जाता है और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का गोल आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के एलोकेशन में क्या आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि रिसोर्स कहाँ से लाए जाएं, और इन सब चीजों के में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिया, हर कोई सोचेगा हमारे डिपार्टमेंट में काम अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, फिर उसके बाद है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। ये है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब सारा काम एकदम तरीके से होगा, कोई उसमें वो नहीं होगा, सारा काम एकदम तरीके से होगा। जब मैनेजर्स किसी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की बहुत केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का रिजल्ट जो होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है। मतलब जब मैनेजर्स, व्हेन द मैनेजर्स आर केयरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। मींस जब हम मैनेजर्स रखते हैं, कोई भी किसी को भी रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक रिजल्ट क्रिएट होता है। जब हम काम सारा बिल्कुल प्रोसेस वाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, सारा काम सिस्टमैटिक होता है और एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो सिंपल भाषा में अगर कहें, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट भाषा हो गई, सिंपल भाषा में अगर कहें तो जब हम काम प्रोसेस वाइज करते हैं, सिस्टमैटिक करते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा उसका एडवांटेजेस। क्या फायदे हैं इसके, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सिस्टमैटिक वर्किंग करोगे। दूसरा क्या करोगे,
मतलब काम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होगा, अचीवमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, जो भी आपकी कंपनी का, फॉर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाओगे। कोई भी काम की ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब एक काम एक से ज्यादा बार नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनेगा। पर वही बात है, कोई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? सबसे पहला है डिले इन एक्शन। क्या हो रहा है भाई, एक्शन करने में थोड़ी सी देर लग रही है। सोशल नीड्स को हम साइड करते हैं, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकलिटी, प्रोफेशनलिज्म का काम होता है, यहाँ पे किसी की फीलिंग्स और सोशल नीड्स को नहीं देखा जाता। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, और सिर्फ काम पे फोकस किया जाता है, उसके अलावा कहीं पे नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहता है और सब कुछ लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सोशल नीड्स को देखा जाता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टमैटिक तरीका नहीं होता, उसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। When working in formal structure, the individuals interact with each other and creates a friendly belongings in the organization. This network of social and friendly groups creates another structure that is informal. मतलब हर कोई फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, हर कोई किसी को हर का सोच के चल रहा है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदे क्या है, ज्यादा से ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन होती है, सोशल नीड्स को फुलफिल करता है और एक करेक्ट फीडबैक मिलता है हर चीज के लिए। पर लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, इसमें रूमर्स फैलते हैं, अफवाहें फैलती हैं, कोई सिस्टमैटिक काम नहीं होता और नेगेटिव रिजल्ट भी इसमें आता है। क्लियर है यहाँ तक? दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब सिस्टमैटिक काम, इनफॉर्मल मतलब बिना किसी सिस्टम के फ्रेंडली बिहेवियर में काम हो रहा है। तो ये भी है बच्चों, इसमें भी डिफरेंस आ जाता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस बताओ, 5 मार्क 4 मार्क। तो आपको इन सारी चीजों को किस में लिखना है, डिफरेंस में लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपने अपना बोझ थोड़ा सा किसी को दे दिया, डेलीगेट कर दिया। अगर आज सारा काम मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है सारा काम, सब मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपना काम थोड़ा थोड़ा किसी को बांट दूंगी। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। शेयरिंग मैनेजर्स वर्कलोड बाय गिविंग टास्क टू लोअर लेवल एम्प्लॉय। मतलब अपना काम अपने नीचे किसी लोगों को रख के करवा लेना, उसको कहते हैं हम डेलीगेशन। इसके अंदर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकते हो, अथॉरिटी भी दे सकते हो, और उनको अकाउंटेबल बनाओगे कि जो भी आपने काम करा है उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या है भाई ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके बिना काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मतलब जो काम आपको असाइन किया गया है, जब मैनेजर कोई भी ड्यूटी असाइन करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम स्टार्ट हो जाता है। ये अराइज करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस, मतलब मैं हूं और मेरे से नीचे कोई लेवल में काम कर रहा है, मैंने अपना काम उसको पास ऑन किया अगर, तो उससे क्या हुआ कि मेरा और उसका एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बना, और ये अपवर्ड फ्लो करता है, मतलब सबऑर्डिनेट टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट आ जाओ, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन। जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जांपल दिया था, तो दोबारा से उसको रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम किसी स्कूल में हैं और वहां पे मैं क्लास टीचर हूँ, और मैंने किसी को मॉनिटर को, जैसे मॉनिटर होते हैं हमारे क्लासेस में, है ना, तो मैंने उसको कहा कि भाई आपको क्लास को चुप रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, पर आप कर कुछ नहीं सकते। तो इस चीज का फायदा कौन उठाएगा, हमारे स्टूडेंट्स। वो क्या कहेंगे कि कर तो कुछ सकती नहीं, तो कोई बात नहीं, शोर करो, डिसिप्लिन में मत रहो। तो उससे क्या हुआ कि मैंने क्या कहा कि भाई अकाउंटेबिलिटी दे दी मैंने कि तू जवाब देगी मुझे कि क्यों चुप नहीं हुए बच्चे, पर लेकिन अथॉरिटी नहीं दी मैंने। उससे क्या हुआ कि ना बच्चे चुप हुए ना कोई काम हुआ। तो मुझे साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी के अथॉरिटी, कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके का बिहेवियर रखता है तो आपको ये एक्शन लेना है, ताकि एक फियर क्रिएट करे स्टूडेंट के माइंड पे कि हाँ ये एक्शन लिया जाएगा। तो जब तक किसी इंसान को आप अथॉरिटी नहीं दोगे, पावर टू टेक डिसीजन नहीं दोगे, तब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं कर पाएगा और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं निभा पाएगा।
तो पावर टू टेक डिसीजन एंड कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रूल्स एंड लॉज से लिमिटेड होता है और इंक्रीज करता है हमारा क्या, अपवर्ड वेट, अपवर्ड इन द मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदारी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है भाई, जवाबदारी, कि कौन किसको जवाब देगा। तो इसमें क्या है, बीइंग आंसरेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, कि आपने काम कर लिया तो उसका जवाब दो कि क्यों अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, फाइनल स्टेप है ये डेलीगेशन के अंदर, इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर आज मेरे को किसी चीज का जवाब देना तो मैं ये नहीं कहती तुम दे दो मेरे बिहाफ पे जवाब, ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी एक सिंपल ऐसी चीज है जो डेलीगेट नहीं करी जा सकती। ठीक है, दोनों मैनेजर और सबऑर्डिनेट जो होते हैं अकाउंटेबल होते हैं, मतलब दोनों को ही जवाब देना पड़ता है और ये भी अपवर्ड फ्लो करता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब अपना काम बांट देना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। आप अगर अपना काम बांट रहे हो तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो पाएगा क्योंकि वो अपना काम अच्छे से करेगा। मेरा काम कोई और कर रहा है तो वो जो काम कर रहा है उसमें उसको स्पेशलिटी आ रही है। उसके बाद है हमारा क्रिएट फ्यूचर मैनेजर्स। अब अगर मैंने अपना काम किसी और से कराया तो उसके अंदर स्किल क्रिएट हो रही है जिससे कि उसके अंदर मैनेजर बनने की काबिलियत आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा, मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस होगा और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बना रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब था अथॉरिटी को बांट देना, काम को बांट देना, पर लेकिन सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर है डिसीजन लेने की वो किसी के हाथ में, एक के हाथ में ही होगी। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। मतलब जो भी डिसीजन लेना है, जो भी काम करना है, वो उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, सिर्फ एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। तो ये होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर सिर्फ एक ही इंसान डिसीजन ले सकता है, एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो जब हम अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर पावर को क्या करते हैं, बांट देते हैं 3 लोगों में, तीनों लेवल पे, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, अब डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फायदा है भाई, सबसे पहले जो डेलीगेशन के फायदे हैं वही डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे हैं। डेवलप करता है इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट्स, मतलब लोग भी तो आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेंगे, मतलब लोग भी तो काम करेंगे ढंग से। नेक्स्ट है फ्यूचर मैनेजर्स डेवलप होते हैं, जैसे मैंने बताया, और अच्छा कंट्रोल हो पाएगा, जल्दी डिसीजंस लिए जाएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा, ग्रोथ होगी और टीम वर्क भी इंप्रूव होगा। अगर मैं अकेले अकेले काम करूंगी तो टीम वर्क इंप्रूव नहीं होगा ना उससे, पर लेकिन इसमें अगर मैं सबको साथ लेके काम करूंगी तो टीम वर्क इंप्रूव होगा। क्लियर? तो ये चैप्टर बच्चों यहीं तक का था। ये चैप्टर सारा, मतलब इसमें मैंने आपको सब कुछ कवर करवा दिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी, जिसके अंदर हमने डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन सब चीजें पढ़ी, प्रोसेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, हर चीज के सब कुछ पढ़ लिए डिटेल में। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताना। और हाँ, एक चीज और, अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमें इसका, मतलब हमने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए या फिर हमें इसी तरीके से पढ़ना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसकी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।